क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर। इससे पहले हमने 4 मोटे मोटे लेक्चर में सारे क्वाड्रेटिक के बारे में बातचीत कर चुके थे। अभी हमारा आज लास्ट लेक्चर है ये। काफ़ी लेट हो गया ये आने में, कुछ ज़रूरी काम भी था इसीलिए कुछ लेट वगैरह हो गया। उसके लिए अब चिंता मत कीजिए, आगे अगले हफ्ते अपन स्पीड पकड़ लेंगे वापस। अगर देखिए हम क्या करने वाले हैं, आज लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखे थे और उसी के आधारित आज के लेक्चर में भी हम जो रिमेनिंग बचे कुछ सॉल्व करने की क्वेश्चंस है या फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमें देखना है, वो सारी चीज आज के लेक्चर में अपन बात करके इस चैप्टर का अंत करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ एक आर लेक्चर और आएगा जरूर। आज तो हो गया लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6 भी आ सकता है, जरूर आएगा। वो डिस्कशन के ऊपर रहेगा, यानी कि आपका पूरा बुक और शीट का जो भी डाउट है उसका डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्ट्रिक्टली अभी स्टार्ट कर देते हैं। अपना जो बोर्ड में क्वेश्चंस लिखे गए हैं उसके ऊपर बातचीत शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन में ले रखा और जो कि सॉल्व करने के ऊपर आपको बताया जा रहा है कि आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करो। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँ कि पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि सर अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, इन सच वे कि आप स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाहते हो, समझ में आ रहा है ना, कि आपको पता चल रहा है कि सर आपको यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत कौन देने वाला है, आपको यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत देने वाला है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तो बहुत ही आसानी से इस चीज को आप निपटा सकते थे। ठीक है, बट स्क्वायर रूट आकर के यहाँ पे आपको बहुत दर्द देने वाला है, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्यों ना अपन दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये हकीकत में क्वाड्रेटिक है, ये बन जाएगा स्क्वायर होने के बाद बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि x का डिग्री बन जाएगा 4 और इधर बन जाएगा डिग्री 2। वो तो सही है, ठीक है, बट 4 डिग्री इक्वेशन आप एक बार सोच के देखो ना कि आप सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि सवाल एक लाइन लिखने से पहले दिमाग में उस लाइन को सॉल्व करो और फिर जाकर के लिखो। ठीक है, ये जो भी आप करने वाले हो इस प्रकार से वो बिल्कुल सा एक फालतू सा टाइम वेस्टिंग होगा आपका, क्योंकि 4 डिग्री इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर वो काट कुट के कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग टू क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म बन जाता है वो अलग बात है, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो बनेगा। तो प्रेफरेबल है कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जानबूझ के दिया जाएगा तो एग्जामिनर ये सोच के आपको ये क्वेश्चन देगा कि बच्चा अभी इस स्टेज में तो ये 4 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए उसको अलग सारे फैराडेज, डेस्कार्टेज उनके मेथड्स को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे अपन वो काम कर ही नहीं सकते, तो 4 डिग्री तो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करते ताकि वो सब्स्टिट्यूशन का मदद से इस क्वेश्चन को वो इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दे, और वही आपको सोचना है। जितने भी सॉल्व की क्वेश्चन अभी आपको आएंगे और डायरेक्टली आपको क्वाड्रेटिक अगर वो नहीं लग रहा है तो आप तैयार रहो कि उधर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा और उसी सब्स्टिट्यूशन को आपको ढूंढ करके निकालना है। अगर मैं यहाँ पे 3x दे देता हूं तो ये क्वेश्चन इस स्टेज में आप कर ही नहीं पाओगे, ये उल्टा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा आपके स्टेज के लिए। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3x लगा देता हूं तो प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूशन बैठेगा नहीं। आप देखो कि जो भी वेरिएबल है यहाँ पे सेम है, x² - 5x, x² - 5x, तो उस चीज को आप t मान करके काम निपटा दोगे। ठीक है, तो वही है आपका सब्स्टिट्यूशन का फंडा जो आपको हर क्वेश्चन में सोचना है, और सोचना ही है क्योंकि इस स्टेज में विदाउट सब्स्टिट्यूशन आपको रिड्यूसिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जा सकता। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो एग्जामिनर वही चाहता है आपसे कि आप सब्स्टिट्यूशन का ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उस चीज को प्रॉपर्ली सीखने का प्रयास कीजिए। अभी आप अगर देखेंगे सिर्फ x² - 5x को ही अपन QT माने और भी खाना तैयार है। इधर +4 जो है वो भी तो इसके अंदर घुसे पड़े हैं, यानी कि ये रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी बैठा हुआ है वो पूरा LHS में बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? बोले तो हमें तो दिख नहीं रहा है सर, थोड़ा सा दिखाओ प्यार से तो समझ आ जाएगा शायद। तो अपन इस प्रकार से देख सकते हैं ना इस कहानी को, हाँ अपन इस प्रकार से देख सकते हैं जरूर कहानी को। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो ये हो गया आपका पूरा कहानी। ठीक है, यहाँ से अपन क्या मान सकते हैं, लेट x² - 5x + 4 बराबर क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं। तो इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, t + 6 = 5√t। समझ आ गया कहानी यहाँ से, क्लियर है बात? तो इसको अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं तो कहानी में क्या आएगा, x² + 12t + 36 = 25t। समझ आ रहा है ना? तो t² 25t को उधर भेज दो तो शायद 13t हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 36। तो इसको अगर फैक्टराइज करो तो ये फैक्टराइज होकर के कुछ t - 4 × t - 9 होने वाला है, और जहां से t का वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगा,
4 और 9 मिल जाएगा। तो एक बार t का वैल्यू 4 आया और एक बार 9 आया, तो आपको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। Therefore t का वैल्यू कौन है, x² - 5x + 4। आपको क्वेश्चन में t क्या निकालना था, बिल्कुल नहीं, आपको t नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, x। तो आप सर्च मारोगे x के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। एक बार उसको 9 रख दो, तो ये बन गया आपका x² - 5x = 0। कहना मतलब यहाँ से x कॉमन आएगा और x - 5 = 0 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से वो 0 होगा या तो 5 होगा। और इधर से अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा x² - 5x - 5 = 0। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले तो 5 ± √b² - 4 × a × c, तो ये हो जाएगा 20/2। तो ये 45 है, तो ये कहीं ना कहीं 3√5 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो इरेशनल रूट मिल रहा है और दो आपको रैशनल रूट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हकीकत में इसका 4 सॉल्यूशन होने वाला था, क्योंकि आप देख रहे थे स्क्वायरिंग करने से ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और वो बाई क्वाड्रेटिक आपको कितने आंसर का फेस करा रहा है, यहाँ पे 4 आंसर का, समझ में आ रहा है ना। 0 हो गया, 5 हो गया और दो आंसर पॉसिबल हो जाएगा। एक हो जाएगा 5 + 3√5 / 2 और दूसरा हो जाएगा कहीं ना कहीं 5 - 3√5 / 2, ठीक है। अगर यहाँ पे t का कोई नेगेटिव वैल्यू आता तो मैं रिजेक्ट कर देता उस चीज को। बोलो क्यों? क्योंकि अगर t का कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ जाता तो अपन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना t जो है वो किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। अगर t का वैल्यू नेगेटिव मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो इस अंडर रूट क्वांटिटी जो है वो रियल फील्ड में अनडिफाइंड हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए अगर आपको रियल फील्ड में सॉल्यूशन चाहिए तो उस वक्त उस t का वैल्यू जो नेगेटिव आएगा उसको आप रिजेक्ट करके जो पॉजिटिव आएगा उसी को लेकर के काम चला लेना, समझ में आ रहा है। अगर t नेगेटिव आ जाता है तो उस प्रकार का खेल आपको एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, तो आपको भी उसी प्रकार से अकॉर्डिंगली आपका गेम प्लान बनाना होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर दिए और इसी के साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन हमसे क्या मांग रहा है, ठीक है। तो अगर अपन आगे बात करें तो ये देखेंगे कहीं ना कहीं, ये देखेंगे कि रोमन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पे रोमन नंबर 2 पे यहाँ पे चल रहा है √x / 1 - x प्लस √1 - x / x बराबर 13/6। समझ आया मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। चलो तो यहाँ से अगर अपन समझे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये फंडा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन देख करके आपको अजीब सा लग सकता है, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक वगैरह पहचान में नहीं आ रहा है, सर क्या करें, रूट ब्रेक करके एलसीएम ले क्या। मैं बोलूंगा आपको कि एलसीएम लेकर के आप क्या करोगे, उससे बेटर है कि आप तो अगर लेना चाहते हो एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन से भी काम निपटा सकते हो। बोले कैसे सर, कैसे सब्स्टिट्यूशन से काम निपटा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो √x / 1 - x है ना, और आप देखो कि इसका ठीक उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस चीज को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो। अभी इसी चीज को आप क्या मान लो, t मान लो ना, क्योंकि ये रिपीटेशन में है, तो इस चीज को t मान लो, काम निपट जाएगा। तो इक्वेशन जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, t + 1/t = क्या 13/6। तो यहाँ से हमारे पास होने वाला है t² + 1 दैट इज 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6t² + 6 = 13t। ये हो जाएगा आपका 6t² - 12t - t + 6 = 0। कहने का मतलब 6t नहीं तो गलत हो गया, 36 4 और 9 होगा, 4t और 9t होगा, 9t - 4t + 6 = 0। यहाँ से अपने को मिलेगा 2t कॉमन चला जाएगा और इधर से भी 2t बाहर आ जाएगा, नहीं 2t बाहर आ जाएगा नहीं, 3t कॉमन जाएगा, 3t कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2t और यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन जाएगा 2t - 3 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन जाएगा और उधर से 3t कॉमन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t - 2 = 0, ठीक है। तो t का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है या तो 2/3 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अभी t का वैल्यू अगर आपको मिल चुका है तो आप किसको सॉल्व करो, Therefore या तो आप √x / 1 - x = 3/2। अभी बोथ साइड स्क्वायरिंग करके आप क्या निकालो, x का वैल्यूज निकालो, ठीक है।
और या तो आप ऐसे कर लो √x by 1 minus x इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 और यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर करके x का वैल्यूज के बारे में आप सर्च करो, ठीक है। तो यहाँ से अपने को प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, है ना। तो अब देख सकते हो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। फिर अगर ऐसा कोई x का वैल्यूज मिल रहा है जिसके अंदर ये क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव वगैरह हो रहा है तो उस x को रिजेक्ट कर देना और बाकी जिसके लिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो रहा है वो एक्सेप्ट कर लेना। मुद्दे का बात है कि जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसके लिए चेक कर लेना कि क्या आपका स्क्वायर रूट जो है वो डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो डिफाइंड कब होगा जब उसके अंदर वाली चीज जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि या तो 0 या तो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है ना। 0 तो हो नहीं सकता है क्योंकि राइट हैंड साइड में 3/2 है, तो इस केस में तो वो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ठीक है। वही x का वैल्यू आपका आंसर में आएगा जो जिसके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो इस प्रकार से कुछ काम जो है वो आप निपटा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मदद नहीं लेना चाहता है तो वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है मेरे ख्याल से। एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं है, चल जाएगा काम, ठीक है। आप इस चीज को क्या कर सकते हो √x by √1 minus x लिख सकते हो और इस चीज को अपन क्या कर सकते हैं √1 minus x अपॉन √x डाल सकते हैं बराबर 13/6। इस चीज को अगर एलसीएम ले लिया जाए तो कुछ इस प्रकार से कहानी बन जाएगा और इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 1 minus x बराबर 13/6, ठीक है। तो ये कुछ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 बराबर 13 into √x into 1 minus x। तो स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो 169 into x into 1 minus x, ठीक है, बराबर आएगा आपका 36, ठीक है। तो ये गंदा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप जैसे सब्स्टिट्यूशन से कर रहे थे उसी का मदद से कीजिए। लंबा हो जाएगा थोड़ा बट कैलकुलेशन जो होगा वो आपके हाथ में होगा, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से अपन जो है वो पूरा कहानी को समझ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में क्या बोल रहा है। नंबर 3 देखो, नंबर 3 में क्या पूछ रहा है आपको। नंबर 3 में बोला जा रहा है कि सारे तरफ रूट दे रखा है। अगर एक तरफ कांस्टेंट वैल्यूज है और एक तरफ 2 रूट है तो क्या करना है, मैंने आपको उस दिन बताया था, मैंने बोला था आपको कि आप ये करो, आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करो ताकि ये बेहतर हो जाए। मतलब आप एक स्क्वायर रूट क्वांटिटी को उधर भेज दो और उधर भेजने के बाद आप स्क्वायरिंग करो तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। बट आप दोनों स्क्वायर रूट को इधर रख करके स्क्वायर मत करो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो सारे के सारे हरियाली दिख रहा है ना, सारी तरफ क्या है स्क्वायर रूट ही स्क्वायर रूट है। समझ में आ रहा है ना, किसको किधर भेजोगे उसका कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बट खैर फिर भी इंसान अपना दिमाग यहाँ पे लगा सकता है और अपना कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। क्वेश्चन को पहले लिख डालते हैं। अगर देखें अपन तो आप देख सकते हो कि 2x - 1 3x - 2 4x - 3 5x - 4 अगर बोथ साइड अपन स्क्वायर भी कर दे तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा और इधर ट्वाइस से भी आएगा। रूट तो दोनों तरफ आने वाला है। लेकिन आप एक बार खुद सोचो, जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में इधर करूंगा तो 2x - 1 प्लस 3x - 2 होकर के जो x का फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 5x - 3 बनेगा और इधर क्या बनेगा 9x - 7 बनेगा। क्या 9x और 5x कैंसिल होने वाला है? नहीं। बट आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर ये रूट इसके साथ मर्ज हुआ होता और ये इसके साथ हुआ होता तो 4x + 3x 7x और 5x + 2x 7x कैंसिल हो जाता। अगर x का फैक्टर कैंसिल हो गया तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बच जाएगा ना। तो उस चीज को सोच के आप क्या करो, इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो। समझ में आ रहा है ना, वो क्लिक करना चाहिए आपको, वो क्वेश्चन देख करके आपको क्लिक करना चाहिए और समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को अडॉप्ट करोगे। समझ में आया ना, देख करके घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर देता है यहाँ पे बोथ साइड, उसका भी सॉल्व होगा बट टाइम ज्यादा लगेगा, और जो साइड चेंज करके स्क्वायर करेगा उसका भी सॉल्व होगा बट आधा टाइम में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, परेशानी भी कम होगा उसको, ठीक है। तो उस चीज को डेवलप करने का चीज है, उस चीज को सोचो प्रॉपर्ली, सोचते कैसे सीखो और डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस चीज जैसे मैंने चेक किया उसी तरीके से आप भी चेक करना सीखो और इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, साइड चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलने वाला है
2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 4 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 और इस चीज को उधर भेज देते हैं माइनस रूट ओवर ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा 2x माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5x माइनस 4 माइनस ट्वाइस ए बी कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ a इंटू रूट ओवर ऑफ b कितना हो जाएगा a इंटू b हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इज इक्वल टू a स्क्वायर इधर कितना होगा 4x माइनस 3 प्लस b स्क्वायर कितना होगा 3x माइनस 2 माइनस ट्वाइस ए बी कितना होगा 4x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2। काम समझ आया, 4x 3x 7x 5x 2x 7x कैंसिल हो गया। ठीक बात है, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा माइनस 5 माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 1। अच्छा ये भी तो निपट गया ना, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 ये भी तो हट गया। तो सिर्फ बचा क्या, इधर ये बचा और उधर ये बच रहा है 4x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2। बड़ा आसानी से अभी काम हो जाएगा। अभी वापस अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो वापस। ठीक है, जैसे आप अगले बार स्क्वायरिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा और सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा जिसको सॉल्व करके आप अपना x का वैल्यू तक पहुंच सकते हो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, आपको इजीली अपना x का वैल्यू मिल जाएगा। आंसर तो तब भी आता अगर डायरेक्टली यहां से आप स्क्वायरिंग करते, बट उस वक्त आपको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता। क्यों, क्योंकि आपका ये जो फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो गया ना वो होता नहीं, और वो अगर नहीं होता ना तो आपका कैलकुलेशन जो है वो काफी गंदा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। एक और क्वेश्चन यहाँ से अलग से जनरेट हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो उस तरीके का थिंकिंग आप अपने माइंड में डेवलप करो और उस चीज को अपनाओ, अपनाने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए तो यहां तक हो गया हमारा किसका कहानी, क्वेश्चन नंबर 3 तक का कहानी है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। 4 वाला क्या पूछ रहा है हमसे। 4 में आप देखोगे रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14। समझ आया, क्लियर। चलो तो इस चीज को ध्यान से और प्यार से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको करें। पहले तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है। डायरेक्ट स्क्वायर करने का हिम्मत तो कोई नहीं दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे बाई क्वाड्रेटिक आएगा, एक और ट्वाइस एबी वाला टर्म आएगा, उसको स्क्वायर करना पड़ेगा तो 8 डिग्री इक्वेशन बन जाएगा, जो कि सॉल्व करना किसी का बस में नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचने का कोशिश करते, क्या पता ये इक्वेशन 3 क्वेश्चन 3 की तरह ही एक लीनियर फैक्टर आ जाए रूट के अंदर, यानी कि कुछ फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन अगर आ जाता है तो शायद हम बच जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इसको फैक्टराइज करके। ये होगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस अंडर रूट के अंदर इसको अगर फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और अंडर रूट के अंदर अगर इसको फैक्टराइज करें तो अपन क्या होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं आपका तो 6 और 7 डाल दो है ना, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7x प्लस 14 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि 3x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है। चल तो ये देखो रूट ओवर एक्स प्लस 2, रूट ओवर एक्स प्लस 2, रूट ओवर एक्स प्लस 2, यहाँ से कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो इसको रूट ए इंटू रूट बी के प्रकार से अपन ब्रेक कर देते हैं। समझ आ रहा है कहानी, रूट ए इंटू रूट बी के तरीके से ब्रेक कर देते हैं अपन। कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो अभी इस चीज को जो है ना, अभी यहाँ से रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 2 को अपन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और अंदर जो चीज बनेगा वो क्या बनेगा, रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 3 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है, अंडर रूट 3x प्लस 7। ठीक है, अभी ज्ञानी लोग क्या करते हैं,
ज्ञानी लोग अपना ज्ञान दिखाने के लिए यहाँ पे इन दोनों फैक्टर को कैंसिल कर देते और यहाँ से आप डायरेक्टली ये सॉल्यूशन निकाल करके स्क्वायरिंग करके आंसर निकाल देते। लेकिन वो ज्ञानी लोग ये भूल जाते हैं कि अगर फैक्टर कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू -2 जो सॉल्यूशन आने वाला था वो मिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और वो अगर मिस हो जाएगा तो काम तमाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो कभी भी आपको इस प्रकार का फैक्टर जो है वो कैंसिल नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, इस चीज को माइनस करके इधर भेजना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इस चीज को इधर माइनस करके भेजना चाहिए, फिर इस रूट x+2 को कॉमन ले लो तो आपको जो ओवरऑल चीज मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर फैक्टर कैंसिल करोगे तो आंसर मिस करोगे आप। x इक्वल टू -2 देखोगे आपके सॉल्यूशन में मिला ही नहीं, जबकि x इक्वल टू -2 ओरिजिनल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। देखो ना, -2 डालो, 0 + 0 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0, तो सेटिस्फाई तो कर रहा है ना। बट आप अगर रूट ऑफ x+2 को कैंसिल कर दोगे तो x इक्वल टू -2 आपका सॉल्यूशन में आएगा ही नहीं। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ रूट का फंडा। अगर फैक्टर को कैंसिल कर देते हो, ठीक है ना, बना बनाए चीज को अगर उड़ा देते हो आप, तो आपका नुकसान तो होगा ना भाई। ठीक है, तो ज्ञान लो और ज्ञान बांटते रहो। ठीक है, तो अभी क्या मिला आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो आइदर आप क्या लिख सकते हो, आइदर रूट x+2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि x+2 का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, 0 स्क्वायरिंग कर दिया तो x का वैल्यू जो है वो क्या होगा, -2 आ जाएगा यहाँ से, वन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन पे अगर अपन फोकस करें तो क्या बोलेंगे, x+2 प्लस रूट ओवर ऑफ x+3 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 3x+1, मतलब इसको 0 कर दिया। ठीक है, अभी आप इधर सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे, ऑब्वियसली किसी को भी उधर लेकर के फायदा नहीं होगा, क्योंकि x + x 2x और इधर 3x, x का फैक्टर बचा ही रहेगा। अगर आप एक को उधर भेज भी दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, x+2 प्लस x+3 a² + b² हो गया, प्लस ट्वाइस a इंटू b क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ x+2 इंटू रूट ओवर ऑफ x+3, और उधर आ जाएगा आपका 3x + 7। तो यहां से अगर अपन ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 3x - 2x हो जाएगा x, और 7 - 5 हो जाएगा 2। ठीक है, वापस आप स्क्वायरिंग करो बोथ साइड तो अपने को मिलेगा 4 इंटू x² + 5x + 6 इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर, जहां से मिलेगा 4x² + 20x + 24 इज इक्वल टू x² + 4x + 4। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से अगर मैं इस चीज को इधर भेजता हूं तो ये हो जाएगा 3x² + 16x + 20 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से अपने को क्या मिला, ये मिल गया अपने को 3 × 60 20 हो गया ना। तो 20 को अगर अपन फैक्टराइज करना चाहते हैं 16 का हेल्प से तो अपने को 6 और 10 दिख रहा है ना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 3x² + 6x + 10x + 20 बराबर 0। तो यहां से ये जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा आपका 3x + 10 और दूसरा बन जाएगा x + 2 बराबर 0। तो जो लोग यहाँ पे शायद मिस कर दिए वो लोग यहाँ पे उनको x + 2 मिल जाएगा, और x का आंसर जो मिल रहा है वो यहाँ से -10/3 और -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो अभी बोलोगे सर आपने तो उल्लू बना दिए। ठीक है, आपका तो आंसर इधर से सॉल्व करके आ रहा है x का वैल्यू -10/3 और -2, और इधर से सॉल्व करके आ रहा है -2। आपने तो उल्लू बना दिए, बोले थे यार हमें मिलेगा नहीं, बट ये तो हमें मिल गया। भाई ये इस क्वेश्चन का किस्मत है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन है ताकि ये चीज अगर आप उड़ा भी देते हो ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अच्छे एग्जाम्स में आपको इस प्रकार के उल्लू क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पे यहाँ पे जो फैक्टर आएगा और इधर जो रूट आएगा वहां पे कोई कॉमन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे गलती से x+3 आ जाता, ठीक है, वो x+2 उधर मिल गया आपको एक फैक्टर तो आप बच गए, अदरवाइज अगर नहीं मिलता तो आप क्या करते, गवार की तरह फंसे रहते। भाई फंसते ही नहीं फंसते। समझ में आ रहा है ना? अगर इधर x = -2 आपको नहीं मिलता तब तो आप इस चीज को मिस कर जाते ना, अगर फैक्टर कैंसिल कर देते आप। समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ पे x+3 आ जाता तो x = -3 तो आपका उधर नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो ये x = -3 को आप मिस कर जाते जो आपका सॉल्यूशन में नहीं आता। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि फैक्टर कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड, ये गलत चीज है। अगर फैक्टर उड़ा देते हैं हम, बिना समझे उड़ा देते, बहुत सारे टॉपर बच्चे को स्कूल का देखा है कि ये सब करते हुए। समझ में आ रहा है ना? बच्चे को पता नहीं होता है ना मास्टर सिखाता है उनको। ठीक है, x+2 फैक्टर को कभी कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर कैंसिल कर देंगे तो लॉस ऑफ रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और लॉस ऑफ रूट अगर हो जाता है तो x = -2 जो एक बना बनाया सॉल्यूशन था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था वो गायब हो जाएगा।
इस केस में आपको सेकंड केस में मिल गया x इक्वल टू -2, बट हर वक्त ऐसा जो इधर में जो फैक्टर कैंसिल करके जो सॉल्यूशन आएगा वो उधर आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप इस बात को ध्यान से समझ के रखें। आगे बात करते हैं तो अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो लोग। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये सारे कहानी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं कि उसमें क्या पूछ रहा है। x टू दी पावर 2/3 माइनस x टू दी पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देख करके बोलो कि यहाँ पे तो सर स्टार्ट आ गया, यानी कि पावर में रेडिकल वगैरह आ रहा है, तो कैसे अपन सॉल्व करें इस चीज को। ठीक है, x टू दी पावर 2/3 1/3 ये सब तो कभी सॉल्व किया नहीं, हमने तो क्वाड्रेटिक ही सॉल्व किया। तो ये जो होशियार बच्चा है ना वो समझ जाएगा कि सर इसके पीछे तो एक छुपा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। मैं बोलूंगा कैसे, तो वो बोलेगा सर इस प्रकार से देखो, देखने का नजरिया को चेंज करो थोड़ा तो दिख जाएगा सारे कहानी। समझ में आ रहा है ना? तो अपन इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को डिजाइन कर देते हैं तो तुरंत बच्चे का दिमाग में क्लिक हो जाता है कि सर इस चीज को आप टी डाल दो, और जैसे अपन इस चीज को टी डाल देंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, जहां से अपने को सॉल्यूशन मिलेगा टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 बराबर 0। तो टी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 और -1 आएगा। ठीक है, तो x टू दी पावर 1/3 का वैल्यू आ जाएगा 2, या फिर x टू दी पावर 1/3 का वैल्यू आ जाएगा -1। अभी x टू दी पावर 1/3 से x निकालने के लिए क्यूब कर दोगे दोनों तरफ तो ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर क्यूब कर देंगे तो -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। तो दिस आर द टू पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे x टू दी पावर 1/2 होता तो t का वैल्यू -1 जो है वो क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि अंडर रूट क्वांटिटी x टू दी पावर हाफ का मतलब क्या है, रूट x, और रूट x हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, आपको पता है ना। स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव आंसर्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट अगर रूट 4 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 2 होता है, आपको पता है। स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 r प्लस माइनस 2 दिस इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 में एक आता है, स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन। इसमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी आएगा और नेगेटिव स्क्वायर रूट भी आएगा, दैट इज वन सॉल्यूशन इज √4 एंड अदर इज -√4। तो इस प्रकार से प्लस माइनस 2 आएगा, बट पॉजिटिव स्क्वायर रूट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इट ओनली 2। तो स्क्वायर रूट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो रियल फील्ड में अगर आंसर सोचते हैं तो t का वैल्यू -1 नहीं हो सकता अगर यहाँ पे x टू द पावर हाफ होता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और t इक्वल टू 2 से बस अपना सॉल्यूशन निकालोगे। बट अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड यहाँ पे आंसर पार्टिसिपेट करेगा आंसर में तो स्क्वायर रूट ऑफ x नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आप पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x नेगेटिव अगर आप डालोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वांटिटी इस क्वेश्चन का ब्रीफ डिस्कशन, और उसके बारे में अपने सारे कहानी जो है वो समझ लिए। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं और ध्यान से समझते हैं कि आगे क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। चलो, तो अपन देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बोला गया है आगे क्वेश्चंस में। नंबर 6 आप देख सकते हो, 6 से लेकर के 10 तक साइमल्टेनियस इक्वेशन से दो अलग अलग इक्वेशन दे रखा है इन टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, और आपको x और y दोनों को सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैं तरीका बता देता हूँ, फटाफट देख लो मेरे को। x प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। समझ में आया ना पहला क्वेश्चन में? ठीक है, और दूसरे वाले में कहानी में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, 84 दे रखा है। समझ आता है ना? क्लियर है कहानी? ठीक है, तो कोई तो यहाँ पे ये बोलेगा कि सर यहाँ से अपन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अगर जैसे सबसे पहले 8 वाले क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो 8 वाले क्वेश्चन को देख करके ही आप समझ सकते हो कि सर यहाँ पे कहानी क्या है। 8 वाले क्वेश्चन में तो सर आप बोलोगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, और दूसरा है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर कितना, 24। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 3y अगर 7 है तो अपन x का वैल्यू निकाल देते हैं ना यहाँ से इन टर्म्स ऑफ y, और उसी चीज को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो
इजीली हमें यहाँ पे जो y का वैल्यू है वो क्या है सॉल्व करके मिल जाएगा। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ y, जिसको सॉल्व करके y का वैल्यू आ जाएगा और y का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे रख दोगे तो x का पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट वही फंडा अगर आप यहाँ पे भी अपनाने का प्रयास किए तो आप कुछ ना कुछ आपको दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप x इन टर्म्स ऑफ y इस इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। समझ आ रहा है मेरी बात? आप x जो है उसको इन टर्म्स ऑफ y ऊपर से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आपको यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसी चीज के आधारित अगर आगे अपन बात करें तो आप ध्यान से यहाँ पे समझ सकते हो। इस कहानी को मैं क्लियरली आपको बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? ध्यान से देखो, आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करो तो कहानी आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। जो चीज आपको जरूरत था ना कि ऐसा एक इक्वेशन का जरूरत था आपको x प्लस वाई के फॉर्मेट में, जहां से आप x को इन टर्म्स ऑफ y इजीली एक्सप्रेस कर पाओ, उस चीज को आप निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो। कैसे लगाओगे दिमाग? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ट्वाइस xy का जरूरत था, बट यहाँ पे तो xy है तो मैंने प्लस 2xy माइनस xy लिख दिया, xy को जानबूझ करके लिख दिया। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या बन गया? ये बन गया x प्लस वाई होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया? ये रूट xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और देखिए रूट xy यहाँ पे मौजूद भी है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अभी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, तो ये बन जाएगा तेरा a प्लस बी, और इधर बन जाएगा कहानी a माइनस बी। समझ में आ रहा है? की बात क्लियर है? तो इस चीज का वैल्यू अपन क्या डाल देते हैं? इस चीज का वैल्यू अभी अपन डाल देते हैं 14। समझ में आ रहा है ना? तो 14 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई का वैल्यू है 84। तो 14 से अगर 84 को डिवाइड मार दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 6। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। दोनों को जोड़ दो, रूट एक्स वाई खत्म हो जाएगा और आपको जो इक्वेशन चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। दोनों को जोड़ दो ना तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस वाई आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 20, यानी कि x प्लस वाई कितना मिल गया आपको? 10 मिल गया ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 लगा दे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे। अभी ऐसा मत कर देना कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल करके उधर पुट कर दिया और वापस कर सकता है, कोई इशू नहीं है। इस इक्वेशन में तुम चल सकते हो और x का वैल्यू 10 माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, फिर 10 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 84। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप y निकाल सकते हो इजीली, और वही y यहाँ पे डाल दोगे तो x मिल जाएगा। अदरवाइज कोई इसको ऐसे भी कर लेता है कि दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो क्यों ना एक बार कस करके दोनों को सबट्रैक्ट भी कर देते। जैसे ही 1 और 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और 2 रूट एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 6 8, यानी कि रूट एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 4 और एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 4 स्क्वायर यानी कि 16। अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करना सारे बच्चों को आता है और बहुत बार सिखा चुका हूं। समझ में आ रहा है ना? y का वैल्यू यहाँ से 16 बाई x लिख करके यहाँ पे पुट करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर दोगे x का वैल्यू डालोगे y मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ज्यादा तेज है, ठीक है ना, मैं जैसे क्वेश्चन को सोचता हूँ उस प्रकार से अगर सोचना सीख जाता है तो वो ये बोलेगा सर सब कुछ छोड़ो, आप ये और ये निकालने के बाद वापस सॉल्व करने के बाद करते हो, आपको शर्म नहीं आता है सर? ठीक है, मैं बोलूंगा क्यों शर्म आएगा, बोल तेरा मेथड क्या है, वो बोलेगा मेरा मेथड क्या है पता है आपको? मैं इसको देख लिया कि ये देखो सम ऑफ द रूट्स और ये देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? जहां पे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, तो इसका जो रूट होगा वो डेफिनेटली कौन होगा? xy होगा। खत्म बात, फैक्टराइज कर दे, आंसर आ जाएगा 2 और 8। दिख रहा है? देख 2 और 8 दोनों को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन निकालने का एक सॉल्यूशन मिलेगा, वन ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन अगर निकालना है तो आपको वही सॉल्व वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, बट वन ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए वो ऐसी चीज सोच सकता है। ठीक है ना? तो मैंने आपको तरह तरह का अलग अलग जितने पॉसिबिलिटीज बनते हैं मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कितना आप रख पाते हो मुट्ठी में वो आपकी बात है, बट तरीके सारे आपके सामने खोल दिए, वही मेरा काम है। अभी आप अपने हिसाब से अगर सारे याद रख सकते हो तो रखो, जितना आपको याद रहता है उतना आप रखो। ठीक है, बट सॉल्व करना तो जरूर आपको आना चाहिए। और ये जो मैंने टेक्निक यूज किया, इस टेक्निक को ध्यान से समझ के रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चंस आपको आगे भी शीट में देखने को मिलेगा और काफी मददगार साबित होगा तब। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। देखिए जरा ध्यान से,
देखो 7 वाले पे क्या बोला जा रहा है, 7 वाले पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे है आपका 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू क्या 2 है, ठीक बात है। और इधर है आपका 4/x स्क्वायर प्लस 9/y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2 है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। चलो तो 2/x प्लस 3/y बराबर 2 है और 4/x स्क्वायर प्लस 9/y स्क्वायर बराबर 2 है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को देखने के साथ साथ आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि काश मुझे x और y में कुछ रिलेशन मिल जाता, क्योंकि यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y निकालना थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। तो जो अच्छा बच्चा है वो तुरंत सोच लेगा, सिर्फ अच्छा बच्चा ही नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे इनिशियल स्टेज में आपको भी दिमाग में दिख जाएगा कि भाई इसका स्क्वायर ही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर ही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्यों ना मैं जो शुभ काम है उसमें इंतजार क्यों करें, इसको इसका स्क्वायर लिख दे और इसको भी इसका स्क्वायर लिख देते, ठीक है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फंडा बन गया, जो कि हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज का वैल्यू डायरेक्टली अपने को यहाँ से मिल रहा है, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन एक्स वाई बराबर 2। समझ में आ रहा है कहानी। तो 12 बाई एक्स वाई का वैल्यू जो आएगा वो 2 हो जाएगा और एक्स वाई जो होगा वो यहाँ से 6 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अभी ये जो एक्स वाई आपको मिला वो तो 6 के इक्वल हो गया। अभी इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा बहुत सॉल्व करते हो तो एलसीएम लेने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार का कहानी आपको मिल रहा होगा। एक्स वाई 6 आपको पता है, तो आपको जो अगला इक्वेशन मिला वो मिल जाएगा 6 इंटू 2 कितना 12। अभी ये एक इक्वेशन मिल गया और ये एक इक्वेशन मिल गया। तो ऐसे सम और प्रोडक्ट में इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना आपको मेरे से भी बेहतर आता है। आप क्या करोगे, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x सब्स्टिट्यूट करोगे, y इज इक्वल टू 6/x और एक क्वाड्रेटिक बनेगा, एलसीएम लेकर के x का वैल्यूज निकालोगे, x डालोगे यहाँ पे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से आप कहानी जो उसको एग्जाम दीजिए और प्यार से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलो आगे सोचते हैं अपन, देखते हैं आगे क्या है कहानी। 8 तक हो गया था ना, 6 7 8 हो गया, 9 10 तो बचा है, बता देते हैं। 9 वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है आपके लिए, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे x प्लस वाई है, कैलकुलेशन करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। x प्लस वाई का वैल्यू p प्लस क्यू है और इधर p डिवाइडेड बाई x प्लस क्यू डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से तो आपको एलिमिनेशन करना होगा और कोई रास्ता नहीं है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 2xy हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो y का वैल्यू अगर ऊपर से डालने का प्रयास करें तो ये p प्लस क्यू माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस क्यू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2x इंटू वाई का वैल्यू अगर डाले तो p प्लस क्यू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वो साफ साफ दिख रहा है, वो है आपका 2x स्क्वायर प्लस, अगर x के बारे में सोचें तो इधर से q है माइनस p है, उधर से माइनस 2p आएगा, माइनस 2q आएगा इंटू x आएगा, ठीक है। और फिर अगर कांस्टेंट टर्म्स की बात करें तो p इंटू p प्लस q इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन यूज किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका p इंटू p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो कहानी बनेगा वो बनेगा आपका माइनस क्यू, यानी कि माइनस कॉमन ले लो तो माइनस क्यू प्लस 3p इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, लगा करके आप x का जो वैल्यू है वो निकाल दो। जैसे ही x मिल जाता है यहाँ पे पुट कर देना, y का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से कहानी को आप अंजाम दे सकते हो। कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा सा, बट क्या करोगे, सॉल्व करना पड़ेगा और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या पूछता है आपसे। x to the power 1/3 प्लस y to the power 1/3 इज इक्वल टू 3 और इधर x प्लस y इज इक्वल टू 9। आप सोचोगे कि सर x प्लस वाई तो हमारे पास है, अगर x इंटू वाई टाइप का कुछ अगर मिल जाता तो शायद कुछ बेटर हो जाता। तो मैं बोलूंगा x इंटू वाई अगर चाहिए
तो शुभ काम में इंतजार क्यों कर रहे हो, क्यूब कर दो ना, दोनों तरफ आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, काम खत्म, इज इक्वल टू 27। अभी x प्लस वाई का वैल्यू तो पता ही है, तो 9 डाल दो, समझ में आ रहा है। और x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 का वैल्यू भी कितना पता है, 3 पता है, काम खत्म। 3 इंटू 3 9, तो 9 जब कॉमन जाएगा तो कैंसिल करेगा ना इसको, तो ये कितना हो जाएगा। अभी कोई कोई बोलेगा बच्चा ना, कोई बच्चा मुझे यहाँ पे इस प्रकार का सवाल भी पूछता है क्लास में, ठीक है, बोलेगा सर आप जो यहाँ पे बोले थे कि फैक्टर कैंसिल नहीं करना है। अरे भाई मैं बोलूंगा कि कौन सा फैक्टर कैंसिल कर रहा है वो तो पहले देख, ऐसे ही हो जाएगा ना अगर फैक्टर कैंसिल नहीं करेंगे तो। 9 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है ना, तो जो कभी 0 हो ही नहीं सकता है तो उससे कैंसिल करेंगे तो कोई इश्यू तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही तो 9 इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा ना, इसीलिए 9 से कैंसिल डायरेक्टली कर सकते हैं, समझ में आया ना। तो 9 को कॉमन ले लो, हालांकि आपको सोचना चाहिए इतना डीप में, ठीक है, बट अगर आप नहीं सोच रहे हो तो अलग बात है, मतलब आप स्पून फीड कर रहे हो, बट अगर आपके दिमाग में ऐसे प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं तो वो सही है, ठीक है, थॉट्स आना चाहिए फिर क्लियर होना चाहिए तो बेहतर है, ठीक है ना। तो 9 कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स वाई होल रेज़ टू 1/3 माइनस 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये 9 तो 0 हो नहीं सकता है, तो यहाँ से कहानी में इस चीज का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई होल टू द पावर 1/3 का वैल्यू हो जाएगा 2, तो एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा 2 क्यूब 8, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। अभी एक्स वाई इज इक्वल टू 8 और ओरिजिनली आपके पास यहाँ पे एक और सिंपल सा इक्वेशन था ना, इन दोनों इक्वेशन को तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, y का वैल्यू निकालो, डालो यहाँ पे, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से काफी 10 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिए। अच्छा और कुछ यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में जाने से पहले एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ, वो शीट में आपका दिया हुआ है, बट अगर मैं ध्यान से देखो तो उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कैसे करते हैं, वो काफी क्वेश्चन सबको लास्ट क्लास और इस क्लास को मिला करके करा दिया है ना, 15-20 क्वेश्चन हो गया। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व करना आपको आ गया होगा। सब्स्टिट्यूशन को ध्यान दीजिएगा, पैटर्न क्या बन रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। बेसिकली सारे ही क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व होंगे जो आपके सिलेबस में अभी है, और सारे के सारे रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक है, यानी कि कुछ ना कुछ करने के बाद वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अच्छा अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिया जाता है ना, आपके बुक में एक प्रकार के क्वेश्चन है, कर्व है और ये देकर के बोलता है, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, वो कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट मारता है तो आपको निकालने के लिए बोला गया। तो मैंने थियरी पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया था ये चीज, ठीक है। अभी मैं उसी कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन करा देता हूँ तो शायद थोड़ा सा बेहतर होगा, ठीक है। द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 टच द कर्व y square is equal to 8x at point 2,4 at point 2,4 prove it, है ना, आपको प्रूफ करना है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11th में तो करेंगे, कॉनिक सेक्शन में वो दूसरे तरीके से करेंगे टेंजेंट की मदद से, बट यहाँ पे अगर अपन करें तो उस फंडे को यूज करके हमें करना है। आप सोचो ना एक बार, एक कर्व एक लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट मार सकता है, तब वो तो सेकेंड बनेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर वो टच करके जाता है तो वो टेंजेंट बनेगा, कहने का मतलब कि इन दोनों कर्व और लाइन का जो सॉल्यूशन है वो इस बार को कितने आने वाले, एक ही आने वाले। अगर कर्व और लाइन का सॉल्यूशन एक ही आने वाला है, अगर कर्व और लाइन का सॉल्यूशन दो डिस्टिंक्ट मिल जाता है, यानी कि दो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स मिल जाते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, जो इन दोनों को सॉल्व करके अगर दो डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तब तो ठीक है, तब तक लाइन कर्व को दो पॉइंट में कट करके जाएगा। अगर दो पॉइंट मिलते हैं और दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, उसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन एक ही है, मतलब क्या कि लाइन जो है वो कर्व को टच करके जाएगा। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर जो है वो सारे के सारे क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। देखो आप कहानी को देखो, y का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हो, x प्लस 2, वही x प्लस 2 यहाँ पे डाल दो तो ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर बराबर 8x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 8x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, 4x माइनस 8x 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख रहे हो ना x का वैल्यू दोनों ही क्या आएगा, 2 और 2 आएगा, वही 2 और 2 अगर यहाँ पे डालते तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 और 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट अभी क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है 2,4, ठीक है। मतलब समझ में ही आता है कि कर्व जो है, लाइन और कर्व जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, 2,4 पे टच करके जाएंगे। मतलब ये लाइन जो है वो इस कर्व के ऊपर क्या बन जाएगा,
टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट। समझ में आ रहा है ना? अगर किसी कर्व को कोई लाइन टच करके जाता है तो वो हो जाएगा टेंजेंट। अगर एक लाइन सेगमेंट है उसके अंदर तो ये कॉर्ड हो जाएगा, और इसको अगर एक्सटेंड कर देंगे तो सेकंड बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो उस कंसेप्ट के ऊपर ये आधारित है। समझ में आया? अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करके जाएगा, वो अगर आपको निकालना है दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदरवाइज अगर आपको टच करने वाला चीज प्रूफ करना है, मतलब आपको टेंजेंट प्रूफ करना है, और वहां से टेंजेंट तभी प्रूफ होगा जब दोनों सॉल्यूशन क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि दोनों ही सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम है। यानी कि मुद्दे का बात है कि लाइन जो है वो कर्व को एक ही पॉइंट में क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है उसके ऊपर भी और दो अच्छे क्वेश्चन मैंने दे के रखा है शीट में। ठीक है, तो उस प्रकार से आप कीजिए। जो लास्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 6, ठीक है, उस लेक्चर में जो डिस्कशन होगा उसमें अपन सारी चीज जो है वो अलग अलग करके बात करके देंगे। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ साथ अभी मैं एक पॉज ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स लिख देते और ये आपको बता देते कि वर्ड प्रॉब्लम्स को लिखते कैसे हैं और उसको सोचते कैसे हैं और सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हालांकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली लिख सकते हैं और लिख करके सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आपको सॉल्यूशन वगैरह मिलता ही है, आप देखते हो कि उसमें मैं लिख करके देता हूँ कि प्रॉपर्ली आपको लिखना कैसे चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और उस चीज को हम कैसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देख लो। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 9 मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल if the difference of the length of the other two sides of the triangle is 3 cm and the area is 54 square centimeter, then find the length of the sides of the triangle। अगर मैं यहाँ पे आपको ध्यान से बात करूँ तो सबसे पहले जो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उनके पास तो डाटा होते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल का बातचीत चल रहा है वो समझ जाते हैं, फिर उसी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 54 दिया हुआ है वो भी समझ जाते हैं, एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि उसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड है उनका डिफरेंस 3 सेंटीमीटर है, और जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है उसका भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो डायगोनल यानी कि हाइपोटेन्यूज का लेंथ का 3 टाइम्स से 9 ज्यादा होगा। ठीक है, तो सारी चीज गिवन है। तो बच्चे यहाँ पे अक्सर एक मिस्टेक करते हैं कि वो लेंथ को मान लेते हैं x और y और फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन लिख देते। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ द साइड्स अदर टू साइड्स कितना दिया हुआ है 3। बट ऐसे कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आप x और y दो वेरिएबल को जानबूझ के इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब आप वेरिएबल को क्या कर रहे हो, ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हो क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ना? तो मैं बोलूंगा क्यों ना आप ऐसे कर लो ना कि दोनों साइड को, एक को x और दूसरे को x+3 मान लो, तो बेहतर होगा ना। एक को अगर x और दूसरे को अगर x+3 आप मान लेते हो तो क्या फायदा होगा कि आपका इक्वेशन जो है वो एक ही वेरिएबल में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, लेट द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल be x cm and x+3 cm। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो, तो अभी हमें ये दिया हुआ है तो डायगोनल का लेंथ हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल आप समझ सकते हैं कितना होगा। लेंथ ऑफ डायगोनल यानी कि हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना। क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस x+3 होल स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट होकर के सेंटीमीटर बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द डायगोनल आपके पास आ गया है ना। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल का डाटा भी गिवन है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो कितना बोला है, इसका डायगोनल का लेंथ का 3 टाइम्स से 9 ज्यादा यानी कि +9। 9 मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। 9 मोर देन मतलब +9 हो जाएगा, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रहा है? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इसी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या है क्वेश्चन में गिवन है। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन टू अस व्हिच इज 54 स्क्वायर cm। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमें इक्वेशन जो मिला वो किस प्रकार का मिला, वो इसी प्रकार का मिला ना। ठीक है, और यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको उससे भी बेहतर पता है। ठीक है,
सिंपल चीज है, 9 को उधर भेज दो, 3 से कैंसिल कर दो, 15 आ जाएगा, स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, मतलब ध्यान रहे अगर x का सॉल्व करते वक्त कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आया उसी को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर दोनों पॉजिटिव आता है तो दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उस प्रकार से आप फाइनल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन जो है उसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा कहानी को अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं अपन आगे किस प्रकार से कहानी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, देख लेते हैं इस चीज को। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको? सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए लॉन्ग रोप इज ₹35 if the rope would have been 4 meter longer and the price per meter would have been ₹1 less, the price of the rope remains same। कहानी में ये बोला जा रहा है कि एक रोप है, ठीक है, एक रोप है मान लो, और वो रोप का लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ही तो निकालना है, लेंथ मान लेते हैं x मीटर। इस पूरा x मीटर का प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा? ₹35 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? ठीक है ना। और बोला है अगर मैं इसका लेंथ को 4 मीटर इंक्रीज कर देता हूं और पर मीटर प्राइस जो है वो ₹1 घटा देता हूं, तो जो नया रोप होगा x + 4 मीटर का, उसका प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा, दैट इज वो 35 ही रहेगा जो इनिशियल प्राइस है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं सवाल को, है ना। लेट x मीटर बी द लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप, रोप का लेंथ मान लिया कितना? x मीटर। ठीक है, एज price of rope is ₹35। ठीक है, therefore price of the rope पर मीटर कितना होगा? x मीटर का प्राइस कितना है? ₹35, तो पर मीटर का प्राइस कितना हो जाएगा? 35/x रुपीस हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? अभी क्लियरली आप इक्वेशन का बना जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको उसको यूज करके इक्वेशन डिजाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? आपको बोला गया है कि अगर रोप का लेंथ को मैं 4 मीटर इंक्रीज करूं, देखो एक रोप का प्राइस आपको कैसे मिलता है? x मीटर पूरा लेंथ है और 1 मीटर का प्राइस कितना है? 35/x, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया तो 35 मिल गया। समझ में आ रहा है? अभी रोप का लेंथ कितना हो गया? x + 4, और अभी पर मीटर का प्राइस को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, पूरा लेंथ इनटू पर मीटर का प्राइस। समझ में आ रहा है ना? है ना, 20 मीटर लेंथ है रोप का और 1 मीटर का प्राइस अगर ₹2 है तो पूरा रोप का प्राइस कितना हो जाएगा? ₹40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो उस प्रकार से कहानी करोगे आप। तो x + 4 पूरा पूरा हो गया, उसके साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे? पर मीटर का प्राइस को प्रोडक्ट करेंगे। पर मीटर का प्राइस कितना होगा? 35/x से कितना? ₹1 घट जाएगा ना। ये देखो वुड हैव बीन ₹1 लेस। ठीक है, तो प्राइस ₹1 कम हो जाएगा। तो ये हो गया नया रोप का प्राइस, जो कि किसके इक्वल होगा? रोप प्राइस ऑफ द रोप रिमेन्स सेम, दैट इज 35 के इक्वल ही होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके x का वैल्यूज निकालना है, और जो x का वैल्यूज पॉजिटिव में आएगा उसी को लेना है। अगर सारे पॉजिटिव आते हैं तो दोनों को लोगे, अगर नहीं आता है तो जो नेगेटिव आएगा उसको रिजेक्ट कर दोगे, बिकॉज लेंथ ऑफ द रोप कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ सकते हो आप इस चीज को? ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल करके इसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, है ना। बोला है बाय सेलिंग अ बुक ऑफ ₹24, the bookseller earns a profit such that the percentage of profit is equal to the cost price of the book। What is the cost price of the book? अगर कॉस्ट प्राइस वो लोग पूछ रहे तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को ही कंसीडर कर लेते। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक बी x रुपीस एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन टू अस। पहले लाइन में लिखा है सेलिंग प्राइस कितना है भाई? ₹24 है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा? प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा 24 में से x घटा देंगे, जितने से बेचेंगे और उससे माइनस कर देंगे जिससे खरीदेंगे, तो प्रॉफिट मिल जाएगा ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लो। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? अच्छे से आपको पता है, 24 - x जो सेलिंग प्रॉफिट अमाउंट है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कितना बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। आप देख सकते हो, ये देखो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ठीक है। अगर वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है तो यहाँ से सॉल्व करके आसानी से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। बस x का अगर नेगेटिव आया तो उसको रिजेक्ट कर देना, बिकॉज कॉस्ट प्राइस कैन नेवर बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आप या फिर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव को आप लोगे, जीरो को भी नहीं ले सकते अगर 0 1 ऑफ द सॉल्यूशन में आ रहा है तो, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे, देखो कि पॉजिटिव कौन सा आंसर है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो सारे के सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दोगे और फाइनली कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक बोल करके कंक्लूजन दे दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कहानी को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैव टेकन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, 2 स्टूडेंट्स मिलकर के एक इक्वेशन को पकड़ता है और उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। पहला वाला जो स्टूडेंट है उसने क्या किया, p का वैल्यू रॉन्ग कंसीडर कर लिया, तो उसको जो रूट मिला वो 2 और 6 मिला। और दूसरा वाला q का वैल्यू रॉन्ग ले लिया तो उसको जो रूट मिला वो ये मिला। आप खुद सोचो ना, q का वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले वाले ने p रॉन्ग लिया, q तो रॉन्ग नहीं लिया ना, q तो करेक्ट लिया। तो q का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पता है नहीं पता है, पता होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्टली क्या हो जाता है, c बाई a होता है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। c कितना है, q डिवाइडेड बाई a कितना 1, तो q आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो उसने जो रूट निकाला उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो तो करेक्ट होगा, बट सम ऑफ द रूट गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उसने p का वैल्यू गलत दिया और सम ऑफ द रूट डायरेक्टली p के ऊपर डिपेंड करेगा माइनस b बाई a। तो q का वैल्यू मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकाल सकता हूं, दैट इज 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगेन दूसरे वाले ने क्या किया, क्यों गलत लिया, मतलब अभी अगर दूसरे वाले का जो आंसर मिला है उससे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगा, बट उससे अगर मैं सम ऑफ द रूट निकालने जाऊं तो सही होगा, बिकॉज सेकंड वाले ने क्यू को गलत लिया बट पी को सही लिया। तो सम ऑफ द रूट सेकंड वाले में क्या मिलेगा, माइनस ऑफ बी। बी कितना मिल रहा है, माइनस पी बाई 1, तो माइनस पी आ गया सम ऑफ द रूट। और इधर सम ऑफ द रूट कितना मिल रहा है, 2 प्लस माइनस 9 कितना होगा, माइनस 7। तो पी का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो इक्वेशन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन आपको करने बोला है, सॉल्व इट। तो इसका आंसर जो आएगा वो कुछ देख के पता चल रहा है, -4 और -3 होगा। तो दो अलग अलग डाटा गिवन है, उन दोनों का मदद से आपको p और q निकालना था। एक अच्छा फ्रेमिंग किया है क्वेश्चन का, तो उसका मदद से अपन ने p और q निकाल दिया और जैसे p और q आया हमने उस जगह पे रख दिया और हमें x का वैल्यू जो है वो मिल गया। और जैसे x का वैल्यू हमें मिल गया तो अपन क्या किए, इक्वेशन में सॉरी x का वैल्यू तो निकालना था, p और q जैसे मिल गया अपन ने इक्वेशन में रख दिया, उसको सॉल्व कर दिया। तो ओरिजिनल रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, -4 और -3। उन लोगों ने एक एक चीज गलत रख के क्या ले लिया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखो इन दोनों का भी 12 आ रहा है, इन दोनों का भी 12 आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ द रूट देखो इन दोनों का भी -7 आ रहा है, इन दोनों का भी -7 आ रहा है। बट इस केस में सम ऑफ द रूट -7 आ रहा है, तो इस केस में अगर सम ऑफ द रूट करते तो कितना आता, 8 आता, जो कि गलत है बिकॉज p का वैल्यू उसमें गलत नहीं रखा है। समझ में आ रहा है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इधर करोगे तो -18 आएगा, जो कि आना चाहिए था 12। समझ में आ रहा है ना। तो क्यों प्रोडक्ट ऑफ द रूट गलत आ रहा है, क्योंकि सेकंड वाले में q का वैल्यू गलत नहीं रखा है, ठीक है। इस प्रकार से एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, आप इसको ध्यान से और प्यार से समझ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक का जो लेक्चर 5 है उसको कंप्लीट किया और उसमें जो बचा कुचा पार्ट है उसको भी निपटा डाला। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर है। आज लेक्चर 5 के बाद मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों बुक एनसीईआरटी एडवांस मैथ्स का जो बुक है उसको होमवर्क में डाल रहा हूँ और वो दोनों बुक को पूरा एक एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज को आप निपटाओ और अच्छे से निपटा सकते हो। हाँ, शीट भी आपको मिल गया और शीट भी आप सभी सॉल्व कर रहे हो, यानी कि तीनों ही अभी आपका होमवर्क में है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एडवांस मैथ्स बुक और शीट। समझ में आ रहा है ना। ये तीनों को आप करोगे और लेक्चर 6 हम उन तीनों का जो डाउट है उसके ऊपर ही डिजाइन करेंगे। एक ही लेक्चर आएगा। आज तो खत्म हो गया पूरा चैप्टर, अभी लेक्चर 6 जो है उसके ऊपर एक ही लेक्चर आएगा। वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक का रिमेनिंग डाउट्स के ऊपर होगा। बेसिकली वो शीट डिस्कशन होगा और बुक का जो भी थोड़ा मोटा डाउट है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ और वो डिस्कशन खत्म होने के बाद ही हम अपना अगला चैप्टर ट्रायंगल्स की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्ली सारी कहानी जो है उसको फॉलो करना है और प्रॉपर्ली लेक्चर्स को देखते हुए अपना स्टडीज करते जाना है और मेहनत करते जाना है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो सर को जरूर फोन करके या फिर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अलविदा।